हेलो एवरीवन। कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वीडियो सीरीज कंप्लीट होने के बाद अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल नई सीरीज जिसका नाम है रिग्रेशन। रिग्रेशन एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है जिसकी हेल्प से आप किसी भी अंडरलाइंग वेरिएबल की प्रेडिक्शन कर सकते हो। लेकिन हम जब भी किसी वेरिएबल की प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो हमें उससे रिलेटेड वेरिएबल्स का हिस्टोरिकल डाटा की जानकारी होना जरूरी है। देखिए यहाँ पर मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ अंडरलाइंग वेरिएबल से रिलेटेड, और जब बात यहाँ पे रिलेशन की आ गई है तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोरिलेशन की। तो इसका मतलब जब भी रिग्रेशन की बात करते हैं तो कोरिलेशन को भी साथ स्टडी करना होता है। अगर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होगा, मतलब कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा, तभी हम लोग उनके बेसिस के ऊपर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और प्रेडिक्शन के लिए हम रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो रिग्रेशन की सीरीज के अंदर ये मेरा पहला वीडियो है जहां मैं रिग्रेशन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं कि रिग्रेशन है क्या, ये कैसे काम करता है, इसके मॉडल के अंदर क्या क्या हिडन फैक्ट्स हैं जो हमें समझने बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ और समझते हैं कि रिग्रेशन है क्या। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, रिग्रेशन का यूज जो है वो प्रेडिक्शन के लिए किया जाता है। लेकिन स्टैट्स में जब भी रिग्रेशन टर्म के बारे में हम बात करते हैं तो उसके साथ एक और टर्म भी यूज करते हैं जिसका नाम है कोरिलेशन। कोरिलेशन की हेल्प से आप दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को जान सकते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसका स्ट्रेंथ क्या है रिलेशनशिप का, हाई डिग्री है, लो डिग्री है या मॉडरेट डिग्री है। रिग्रेशन एक स्टेप आगे चला जाता है। रिग्रेशन की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हैं कि अगर दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं तो अगर एक वेरिएबल में चेंज होता है तो उसका दूसरे रिलेटेड वेरिएबल पे कितना इंपैक्ट निकल कर आता है। मतलब कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में आप रिग्रेशन की हेल्प से पता लगा सकते हैं। तो अगर हम रिग्रेशन टर्म के बारे में बात करें तो रिग्रेशन भी क्या कर रहा है, वो भी हमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप के बारे में ही बता रहा है। लेकिन हमें वो ये भी बता रहा है साथ में कि अगर एक वेरिएबल में बदलाव होता है तो उसका दूसरे वेरिएबल पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है क्वांटिटेटिव फॉर्म में। तो अगर हम रिग्रेशन के बारे में बात करें तो हमें रिग्रेशन के केस में उसकी इक्वेशन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए रिग्रेशन इक्वेशन में क्या होता है, कुछ इस तरह से हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है। ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास है जहां पे आप देख रहे हैं, ये जो y हमारे पास है इसको हम कहेंगे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास फिर दे रखा है अल्फा, इसको हम कहेंगे इंटरसेप्ट। फिर हमें यहाँ पे दे रखा है ये साइन एक जिसको हम बोलेंगे बीटा कोफिशिएंट। हमारे पास x जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और ये है म्यू जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल। देखिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रिग्रेशन इक्वेशन में याद रखनी है कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा इक्वेशन में एक ही होगा, एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हो सकते। अगर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल अगर आप कंसीडर करते हैं तो आपका जो मॉडल है वो कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं कर पाएगा, एरर शो कर देगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अल्फा का मतलब है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू से हमारा मतलब ये है यहाँ पर कि अगर x जीरो हो जाए और उसको बीटा से मल्टीप्लाई करें तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, y विल ऑलवेज बी इक्वल टू अल्फा ऑटोमेटिकली। लेकिन क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि अल्फा की वैल्यू निकलती कैसे है, ये कोई मैजिक नहीं है। देखो जब भी हम एक रिग्रेशन मॉडल को रन करते हैं तो उसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेके चलते हैं, लेकिन हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक ही इक्वेशन के अंदर रन कर पाएं। कई बार हम कुछ फैक्टर्स को इग्नोर भी कर देते हैं। हर वो फैक्टर जिसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट है लेकिन हम उसको स्टडी नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट नहीं है। ध्यान से समझिए इस बात को। अगर मैं किसी वेरिएबल को रिग्रेशन मॉडल में स्टडी नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट तो है लेकिन हम उसे स्टडी नहीं कर रहे। तो वो जो इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ रहा है वो कैसे पता लगेगा, वो हमें पता लगेगा अल्फा की हेल्प से। मतलब हर वो फैक्टर जो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे स्टडी नहीं करते, उसका जो एवरेज इम्पैक्ट होता है वो हमें अल्फा की फॉर्म में मिल जाता है। आइए समझते हैं कैसे काम करता है। एक कंपनी है जो रिग्रेशन मॉडल को डेवलप करना चाहती है और वो ये जानना चाहती है ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका कार की डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर कार की डिमांड जो है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पर मैंने बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले ली, जैसे इनकम है, ब्रांड है, कंपटीशन है, फीचर्स है, लोन अवेलेबिलिटी है। पांच मैंने यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ले लिया है। अल्फा मेरे पास यहाँ पर इंटरसेप्ट जो दे रखा है, यहाँ पर रेजिडुअल भी हमें दे रखा है, और हमारे पास ये बीटा कोफिशिएंट्स गिवन है। बट द क्वेश्चन दैट ऑलवेज अराइजेज कि हमारे पास ये जो पांच फैक्टर्स हैं, क्या सिर्फ यही पांच फैक्टर है जिनका कार की डिमांड पे इम्पैक्ट है? कार की एवरेज भी तो मैटर करती है।
उसका भी तो इम्पैक्ट कार की डिमांड पे पड़ता है, बट मैंने उसको यहाँ पे स्टडी नहीं किया। तो हर वो फैक्टर जिसको मैंने इस मॉडल में स्टडी नहीं किया वो मेरा क्या हो गया, रेजिडुअल हो गया। और उसका भी इम्पैक्ट कार की डिमांड पे पड़ रहा है, बट वो कैसे पता लगेगा हमें, अल्फा की हेल्प से। मतलब हर वो फैक्टर जो कार की डिमांड पे इम्पैक्ट डालते हैं पर जिनको हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, उनका एवरेज इम्पैक्ट अल्फा की फॉर्म में हमें मिल जाता है। और इनकम का, ब्रांड का, कंपटीशन का, फीचर्स का और लोन अवेलेबिलिटी का, इसका कितना इम्पैक्ट है कार की डिमांड के ऊपर, वो हमें पता लगता है इस बीटा कोफिशिएंट की हेल्प से। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे क्या समझना है कि जब भी हम एक रिग्रेशन मॉडल की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, इस अल्फा और बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो हमारी जो प्रॉब्लम है इस वीडियो के अंदर जो हमें समझनी है वो यही है कि कैसे अल्फा और बीटा को कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, रिग्रेशन जो मॉडल हमारे पास होता है, आप उससे दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन का भी पता लगा सकते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लो डिग्री है या हाई डिग्री है। तो वो कैसे पता लगाया जा सकता है, देखिए यहाँ पर दो एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई का मतलब है एक्स है डिपेंडेंट वेरिएबल और वाई है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई ऑन एक्स का मतलब होता है वाई है डिपेंडेंट और एक्स है इंडिपेंडेंट। तो आप क्या करेंगे, आप मॉडल रन करेंगे एक्स ऑन वाई का और वाई ऑन एक्स का, उसके बेसिस के ऊपर कुछ वैल्यूज को प्रिडिक्ट करेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे। अगर आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू की ड्राइंग कुछ इस तरीके से आती है, मतलब एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन आ जाती है और ये लेफ्ट टू राइट जा रही है अप साइड, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। सिमिलरली अगर लाइन के ऊपर लाइन है लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है कुछ इस तरीके से, तो हम क्या कहेंगे, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है एक्स ऑन वाई में। अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं, लेफ्ट टू राइट कर रही है, तो मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। और इन दोनों के बीच के गैप को देखो, जितना ये गैप कम होगा उतना ही डिग्री ऑफ कोरिलेशन हाई होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं गैप तो कम है लेकिन इसकी डायरेक्शन उल्टी है, तो हम क्या कहेंगे, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। और यहाँ पर हम बोलेंगे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पे लाइन का डायरेक्शन बदल गया है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए, डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट लेकिन यहाँ पे गैप बढ़ गया, तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी क्या हो गया, कम हो गया। ये हो गया लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव और ये हो गया लो डिग्री ऑफ नेगेटिव। और अगर ये बिल्कुल प्लस का साइन बनाते हो तो हम कहेंगे देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, रिग्रेशन के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज होता है अल्फा और बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना। हमारे पास दो तरह की इक्वेशन है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई का मतलब है एक्स है डिपेंडेंट, वाई है इंडिपेंडेंट। और हमारे पास अल्फा और बीटा है, बीटा कोफिशिएंट हमें गिवन है यहाँ पर, जिसको हमें कैलकुलेट करना है। और वाई ऑन एक्स के अंदर वाई है डिपेंडेंट और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट। तो अब हमें पता लगाना है अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन मेथड यूज करते हैं। ये हमारा पहला मेथड है। तो यहाँ पर देखिए, एक्स ऑन वाई के केस के अंदर हमारी दो इक्वेशन हमें डेवलप करनी है। समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा समेशन ऑफ वाई प्लस बीटा समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर। यहाँ पे क्योंकि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया है तो इक्वेशन भी चेंज हो गई है। यहाँ पर समेशन ऑफ वाई आ गया इज इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा समेशन ऑफ एक्स, देन समेशन ऑफ एक्स वाई अल्फा समेशन ऑफ एक्स प्लस बीटा समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सारे हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स हैं वो इंटरचेंज हो गए हैं, क्योंकि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में चेंज हो गए हैं। अब हम समझते हैं न्यूमेरिकली कि कैसे आप अल्फा और बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है, एक्स का और वाई का डाटा गिवन है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एक्स ऑन वाई, तो मतलब एक्स है डिपेंडेंट, वाई है इंडिपेंडेंट। हम ये इक्वेशन लेके चलते हैं, समेशन ऑफ एक्स अल्फा एन प्लस बीटा समेशन ऑफ वाई। और यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई अल्फा समेशन ऑफ वाई प्लस बीटा समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर। तो हमें अभी ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो समेशन ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स का टोटल ले लेंगे विच इज 15, एक्स स्क्वायर निकालना है यहाँ पर हम लोगों को। हालांकि इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का यूज नहीं है, लेकिन जब वाई ऑन एक्स यूज करेंगे तो वहां पर इसको हमें देखना होगा। फिलहाल अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो हमें क्या क्या चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे वाई दे रखा है, समेशन ऑफ वाई भी दे रखा है, 25 टोटल ले लिया, वाई का स्क्वायर कर लिया, हमारे पास आ गया 151। हमें क्या चाहिए, एक्स वाई। तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 5 10 एंड सो ऑन, हमारा टोटल आ गया 88। हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है। एन का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। हमारे पास यहाँ 5 है क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है। हम इनको पुट कर देंगे। समेशन ऑफ एक्स 15 था, एन हमारे पास 5 था, हमारे पास समेशन ऑफ वाई क्या था 25, तो 25 बीटा आ गया। फिर हमारे पास समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है 88। फिर हमारे पास क्या है, अल्फा समेशन ऑफ वाई दैट इज 25 अल्फा प्लस देन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर 151 बीटा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे विच बिकम 75 इक्वल टू 25 अल्फा प्लस 125 बीटा। अब हम क्या करेंगे,
थर्ड और सेकंड इक्वेशन को आपस में हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे और ये कट जाएगा आपस के अंदर। हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 13 यहाँ पे 25 कट गया और बच गया माइनस का 26 बीटा। माइनस का माइनस से साइन कट गया और बीटा की वैल्यू क्या आ गई 0.5 हमारे पास। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो बीटा की वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 15 इक्वल टू 5 अल्फा प्लस 25 इंटू में बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है 0.5 पुट कर दिया और इसके बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0.5। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, x इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5y, मतलब अल्फा भी 0.5 है और बीटा भी 0.5 है। इसकी इंटरप्रिटेशन हमारे पास क्या निकल कर आएगी कि x की वैल्यू मिनिमम 0.5 तो रहेगी। जब जब y में एक पॉइंट का चेंज होगा तो x में 0.5 का चेंज होगा, मतलब x जो है वो y के मुकाबले में 50% रिएक्टिव है। तो जो अगर y अगर 2 पॉइंट से बदलेगा तो x 1 पॉइंट से बदलेगा, अगर y 10 पॉइंट से बदलेगा तो x 5 पॉइंट से बदलेगा, 50% चेंज दिखाएगा बाय फॉलोइंग द y। अब हम बात करते हैं y ऑन x, मतलब कि y है हमारा डिपेंडेंट और x हमारा है इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास ये इक्वेशंस हैं, हम इन वैल्यूज को अब पुट कर देंगे। हमने ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही रखा है, हमने इन वैल्यू को पुटअप किया। तो हमारी पहली इक्वेशन में हमारे जो वैल्यूज पुटअप हमने किया तो क्या आया, 25 इज इक्वल टू 5 अल्फा प्लस 15 बीटा, क्योंकि समेशन ऑफ y हमें 25 दे रखा है। फिर हमने नीचे वाली इक्वेशन को लिया, समेशन ऑफ एक्स वाई हमें क्या दे रखा है 88, और हमारे पास यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स क्या दे रखा था 15, तो 15 अल्फा आ गया, और हमारे पास यहाँ पर है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 55 बीटा। हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ पर 25 इंटू 3 75, 5 इंटू 3 15 और 15 इंटू 3 45, ये हमने पुट किया, इसको रिडक्ट किया और बीटा की वैल्यू आ गई 1.3। अब हमने इस बीटा की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया यहाँ पर इस इक्वेशन में, और हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू है वो निकल कर आ गई 1.1। तो यहाँ पर हमारा जो रिग्रेशन मॉडल निकला वो क्या निकला कि y की जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 1.1 है, लेकिन जो उसके x का रिएक्शन है वो क्या है 1.3 का है। मतलब कि अगर x में एक पॉइंट का बदलाव होता है तो y में 1.3 का बदलाव होता है, मतलब जो y है वो ज्यादा रिएक्ट कर रहा है एज कंपेयर टू x। तो कुछ इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल इक्वेशन मेथड से अल्फा और बीटा को कैलकुलेट करना सीखा। हमारे पास एक और तरीका भी है जिसके थ्रू हम कोफिशिएंट को निकाल सकते हैं। आपने कोफिशिएंट से मेरा मतलब क्या है, बीटा कोफिशिएंट। हम दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास x है, हम क्या लिखेंगे x माइनस एक्स बार, और यहाँ पर हम लिखेंगे बी एक्स वाई और y माइनस वाई बार। यहाँ पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो हम क्या लिखेंगे y माइनस वाई बार, और यहाँ पर हम लिखेंगे बी वाई एक्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिखेंगे x माइनस एक्स बार। यहाँ पे समझना हमें क्या है कि ये बी एक्स वाई जो है ये मिडिल में जो है ना, यहाँ पर अगर डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वही मिडिल में आएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो मिडिल में x आ रहा है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो मिडिल में क्या आ रहा है y आ रहा है। और जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर के तौर पर यूज होता है। देखो अब हमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालना है तो हमारे पास दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला तो ये है r इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। r का मतलब है कोरिलेशन, आप देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है तो डिनोमिनेटर में y है। हम दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई डिवाइड बाय समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर। और यहाँ पर आप देखेंगे बी वाई एक्स हमें दे रखा है, तो यहाँ पर क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी x ही आ चुका है, और आप देख रहे होंगे नीचे भी समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन निकल कर आता है ये dx और dy कैसे निकलेगा। हम हर वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू ऑफ मीन जो है उसको लेस कर देंगे तो हमारे पास dx की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ऐसी एक्चुअल वैल्यू ऑफ जो मीन की वैल्यू है y की, एक्चुअल मीन जो है y का अगर y में से लेस कर देंगे तो dy निकल कर आ जाएगा। तो x में से x बार को लेस करना है और y में से y बार को लेस करना है, और हम dx और dy निकाल सकते हैं। कैसे काम करता है देखते हैं। हमें डाटा दे रखा है, हम पहले बात कर रहे हैं x ऑन y की, क्योंकि यहाँ पे हमारा x डिपेंडेंट है तो आप देख रहे होंगे यहाँ बी एक्स मैंने यूज किया है, और डिनोमिनेटर के अंदर आप देखेंगे तो डी वाई है। यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल मीन निकालेंगे। x बार आ गया 32 और y बार आ गया 38। हम क्या करेंगे, हर x में से एक्चुअल मीन को लेस कर देंगे तो ये dx की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और dx का हम स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पर। सिमिलरली y हमें दे रखा है, y में से भी हम एक्चुअल मीन को लेस कर देंगे तो dy आ जाएगा, dy का स्क्वायर ले लेंगे। आप देख रहे होंगे फॉर्मूला में हमें dx dy चाहिए, हमें dy का स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे dx और dy को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये dx dy आ गया, और dy का स्क्वायर ले लेंगे, टोटल आ गया 398। ऐसे ही हम dx का भी स्क्वायर ले लेंगे, ये आ गया हमारे पास 140। अब इन वैल्यू को पुट अप कर देंगे।
हम यहाँ पे बात कर रहे हैं x1 y की, तो हम यहाँ पे देखते हैं x बार क्या था हमारा 32 पुट कर दिया। हमारे पास देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, bxy कैसे निकाला है हमने वैल्यू को पुट किया। हमारा जो dx dy है वो कितना आ रहा है -93 और dy का स्क्वायर क्या आ रहा है 398 हमने पुट किया, ये हमारा आ गया -0.234। ये bxy की वैल्यू पुट कर दी, y बार हमें 38 दे रखा है हमने ये पुट कर दिया। और हम लोगों के पास जो इक्वेशन बनकर आई है वो आई है x इज इक्वल टू -0.234y प्लस 40.89। यहाँ पर जो वैल्यू y के साथ है वो बीटा है और जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो हमारा अल्फा है। नॉर्मली जब हम इक्वेशन को लिखते हैं तो पहले अल्फा आता है फिर बीटा आता है, तो हम इसको उल्टा करके लिख देते हैं। इट विल बी रिटन एज 40.89 माइनस 0.234y। देखिए यहाँ पर जो बीटा का साइन है वो हमें ये बताता है x और y के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बीटा का साइन माइनस में आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे x और y में नेगेटिव रिलेशन है। और हमें क्या पता लग रहा है, x की मिनिमम वैल्यू 40.89 तो रहेगी, लेकिन अगर y एक पॉइंट से प्लस होगा मतलब बढ़ेगा तो x माइनस 0.234 से कम हो जाएगा, मतलब दोनों में ऑपोजिट रिलेशनशिप चल रहा है। ऐसे अगर हम y ऑन x की बात कर लेते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ चेंजेस क्या आएंगे हमारे यहाँ पे, ये y माइनस वाई बार हो जाएगा और ये x माइनस एक्स बार। आप देख रहे होंगे मिडिल में y आ चुका है और डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे dx स्क्वायर आ गया है। हमने ऑलरेडी निकाल रखी है सारी वैल्यूज को, हम पुट करते हैं यहाँ पे dx dy माइनस 93 है, dx स्क्वायर हमारा क्या आ गया 140। आप देख रहे हैं हमारा जो बीटा आया वो आया 0.664, हमने वैल्यू को पुट किया इक्वेशन के अंदर और हमारे पास ये इक्वेशन बनकर आ गई। y में हमारी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 59.248 और हमारा जो बीटा कोफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है -0.664। इसका मतलब अगर x में एक पॉइंट का चेंज होता है तो y में -0.664 का मतलब अगर x एक पॉइंट से ऊपर जाता है तो y -0.664 मतलब 0.664 से नीचे चला जाएगा, क्योंकि दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा और बीटा को एक्चुअल मीन मेथड से। सो दैट वाज ऑल अबाउट सम बेसिक्स ऑफ रिग्रेशन, जहां मैंने आपको बताया कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन जब भी आप एक रिग्रेशन मॉडल को डेवलप करते हैं तो आपको बहुत ही वाइजली सोचना पड़ता है, आपको अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सिलेक्शन बड़े ही ज़्यादा ध्यान से करना चाहिए। आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल कर पाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके रिजल्ट्स जो आएंगे उनकी रिलायबिलिटी कम होती चली जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।